ये है हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम, आदाब, जय भीम। दुनिया बदल रही है, देश वही है, वही रहेगा। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। आज की ख़ास खबरें। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। संसद के बजट सत्र का 10वां दिन आज। दोनों सदनों में जोरदार बहस के आसार। तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। बीजेपी महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा लेटर। विपक्षी सांसदों पर सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। विपक्ष पर लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम करने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने 8 राज्यों के प्रभारियों, पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी नेताओं की बुलाई बैठक। संगठनात्मक मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में होगी ये बैठक। बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर मानहानि केस। पासपोर्ट सरेंडर याचिका पर बचाव पक्ष का जवाब। आज होगी सुनवाई। असम में वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन। आज जारी होगी अंतिम सूची। पर्यवेक्षकों के साथ आज शाम 5 बजे बैठक करेंगी प्रियंका गांधी। अजित पवार विमान हादसा। एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार आज पेश करेंगे प्रेजेंटेशन। 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में गई थी अजित पवार की जान। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर उनकी मां का बयान। मुझे डर है कि जेल में उसके साथ कुछ हो सकता है। सरकार उसे मारना चाहती है। 31 साल पुराने मामले में हुई है सांसद की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर उठे हैं सवाल। टीएमसी ने इस प्रक्रिया को बताया है बैकडोर एनआरसी। आईपैक रीड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ दाखिल की गई है याचिका। चुनाव से पहले इस छापेमारी पर टीएमसी ने उठाए सवाल। पाकिस्तान की ड्रोन से हेरोइन की तस्वीर फेल। बीएसएफ ने 2 पैकेट हेरोइन की बरामद। बीएसएफ की 117 बटालियन की तरफ से की गई है कार्रवाई। सऊदी अरब के पास परमाणु बम। अमेरिका और इस्राइल को भी है जानकारी। ईरान के पूर्व कमांडर मोगदम का सनसनीखेज दावा। कहा अमेरिका ने सऊदी के सामने रखी है इस्राइल को मान्यता देने की शर्त। चीन ने अमेरिका की गुप्त परमाणु परीक्षण के आरोपों को किया खारिज। कहा खुद न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने की तैयारी में अमेरिका। बहाने की कर रहा तलाश। ब्रिटेन को मिल सकती है पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री। शबाना महमूद रेस में सबसे आगे। एप्स्टीन केस में फंसे पीएम कीर स्टारमर। कुर्सी पर मंडराया खतरा। ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत को मिला रूस का साथ। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री रैबकोव बोले दुनिया में बहुत कम देश भारत की बराबरी कर सकते हैं। बांग्लादेश चुनाव से पहले सामने आया सर्वे। बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान बन सकते हैं देश के नए प्रधानमंत्री। शेख हसीना की गैर मौजूदगी में हो रहे हैं चुनाव। FY26 की पहली छमाही में कंपनियों का कैपेक्स 6 साल के हाई पर। इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिखाई तेजी। पहली छमाही के आखिर में 37.78 लाख करोड़ हुई। सराफा बाजार में दिखी गिरावट। चांदी 2600 तक टूटी। सोना 960 रुपए हुआ सस्ता। अब यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ धनराशि। ईपीएफओ ला रहा नया मोबाइल ऐप। अप्रैल में लॉन्च हो सकता है ऐप। नई श्रम संहिता से बदलेगी नौकरी की तस्वीर। 60% कामगारों की कार्य स्थितियां सुधरने की है उम्मीद। गिग और प्रवासी कर्मचारियों को भी होगा लाभ। अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड केस के लिए एसआईटी गठित। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर करेंगे नेतृत्व। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए 7 फरवरी को वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे अब सामने आ चुके हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के जश्न में डूबी बीजेपी को करारा झटका लगा है। 12 जिला परिषदों में से बीजेपी को सिर्फ 3 में ही बहुमत मिला, जबकि हाल ही में नगर निगम चुनाव में बीजेपी को 29 में से 18 में बहुमत हासिल हुआ था। चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तो पुणे में लगा, जहां 1 महीने पहले निगम चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था।
लेकिन जिला पंचायत चुनाव में एनसीपी ने वापसी करते हुए बहुमत हासिल कर लिया। पूरे जिला पंचायत की 73 सीटों में से एनसीपी को 43 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली हैं। कोल्हापुर में भी एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। एनसीपी नगर निगम और जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ी है। बीजेपी से दूर होने का नतीजा अब उसके पक्ष में आता हुआ दिखाई देने लगा है। कई जिला पंचायतों में एनसीपी ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। वहीं लातूर जिला परिषद में कांग्रेस का दबदबा दिखा है। यहाँ की 59 सीटों में से कांग्रेस को 23, बीजेपी को 20, शिवसेना उद्धव, एमएनएस और एनसीपी शरद पवार गुट को 2-2 सीटों पर जीत मिली है। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 208 सीटें मिली हैं, तो वहीं अजित पवार की एनसीपी 126 सीटों के साथ दूसरे नंबर पे है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ हैदराबाद पुलिस में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद से राज्य का सियासी पारा हाई है। दरअसल ये शिकायत असम बीजेपी के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को लेकर की गई है, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। ओवैसी का आरोप है कि इस वीडियो में मुख्यमंत्री को मुसलमानों को शूट करते हुए दिखाया गया था, जिसे उन्होंने हिंसक और भड़काऊ बताया। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया कि दुर्भाग्य से नरसंहार वाले नफरती भाषण अब एक सामान्य बात बन गए हैं। ओवैसी का दावा है कि वीडियो में दिखाई गई सामग्री न केवल हिंसक थी, बल्कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही थी। उन्होंने मांग की कि कानून के तहत असम के मुख्यमंत्री पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मामले में एक्स पर पोस्ट किया कि ये इस फांसीवादी शासन का असली चेहरा दिखाता है, जिसने दशकों से इस घृणा को पाला है और पिछले 11 सालों में इसे सामान्य बनाने का प्रयास किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए समाज में असमंजस्य और जहर फैलाने वाले इस कृत्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री से इसकी निंदा करने और इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि न्यायपालिका को कड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि सीएम हिमंता अल्पसंख्यकों को लेकर अक्सर विवादित बयान देते नजर आते हैं और मुसलमानों को मियां कहकर संबोधित करते हैं, जिसे लेकर वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और अब एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हुआ है। उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की तरफ से काला चोगा पहनकर अपना पक्ष रखा। इस प्रक्रिया के खिलाफ अपनी दलीलें रखी। देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है, लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा को यह नागवार गुजरा। महासभा के उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने हस्तक्षेप आवेदन दायर कर सीएम ममता की व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर कार्रवाई में किसी पदासीन मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से पेश होना संवैधानिक रूप से गलत है, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सीजेआई सूर्यकांत से इजाजत मिलने के बाद खुद जाकर कोर्ट में दलीलें दी थी और एसआईआर से जुड़े इन मुद्दों पर कोर्ट में लगातार बहस चल रही है। इस बार भी सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के वकील ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट के 7 करोड़ 8 लाख नामों में करीब 6 करोड़ 75 लाख मतदाता मैप किए जा चुके हैं, यानी उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद था। वहीं 1 करोड़ 36 लाख मतदाता अभी विसंगति सूची में है। इस दौरान ईआरओ और एईआरओ की जगह माइक्रो ऑब्जर्वर्स को जिम्मेदारी सौंपने का मुद्दा फिर सामने आया। ममता सरकार ने कोर्ट को बताया कि हमने 8,555 ग्रुप बी अधिकारियों की सूची मेल की है, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि उसे कोई मेल नहीं मिला। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। दरअसल ममता सरकार ने माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका पर सवाल उठाए थे और अब कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए साफ कर दिया है, माइक्रो ऑब्जर्वर आदेश जारी नहीं कर सकते। ईसीआई ने साफ किया है कि माइक्रो ऑब्जर्वर या राज्य सरकार के अधिकारी अंतिम फैसला लेने में निर्धारित वैधानिक प्राधिकरण की केवल मदद करेंगे। ईआरओस को अगर कोई आपत्ति मिलती है तो उस पर विचार करने के लिए वो बाध्य होंगे, चाहे ऐसे व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आगे आए या नहीं। उनके दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच प्रभावित व्यक्तियों के दस्तावेजों की तरह ही की जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की डेडलाइन 1 हफ्ते बढ़ाने का निर्देश दिया है। मामले में सुनवाई 10 फरवरी को भी जारी रहेगी। और मुसलमान क्यों टारगेट पर है, मैं आपको इसका कारण बता देता हूं। इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोगों के लिए 3 चीजें बहुत बड़ा हथियार थी। एक ब्याज का पैसा यानी बैंकिंग सिस्टम, कर्जा, दूसरा सिनेमा माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, और तीसरा सिनेमा। सिनेमा तो बोल दिया ना, ब्याज का पैसा, सिनेमा और दारू, नशा, विस्की, अब शराब। अब
उन्होंने क्या किया, मुसलमानों ने इस खेल को समझ लिया, क्योंकि इस गेम को चलाने वाले इजरायली हैं, 13 की 13 फैमिली इजराइल से आती है, सब यहूदी वो हैं। इन तीनों चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, और वो इन तीनों चीजों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और वो पूरी दुनिया को इन तीनों चीजों का एडिक्ट बनाना चाहते हैं, या तो शराब का या कर्जे का। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड फ्री में मिलेगा, इसलिए आपको कर्जा एम मिल जाएगा, ले लो ना भैया, क्या दिक्कत है। अरे कांटे पे ले लो, मेज पे ले लो, कुर्सी पे ले लो, लेकिन ले लो बस एक बार, कर्जा ले लो बस एक बार। आपको लेने की आदत डलनी चाहिए। दारू भी इतने सुंदर सुंदर ठेके बना दिए गए हैं, आपका जी करता है यार यहाँ से तो एक चीज ले ही जाए, चाहे ना भी पीनी हो, लेकिन ले ली अच्छी। इसी तरह से सिनेमा भी इस तरह से प्रचारित किया जाता है, आपके घर घर में, हर टीवी में, हर हाथ में आ गया है। मुसलमानों ने अपनी कुरान में इन तीनों चीजों को हराम किया हुआ है, इसलिए शराब नहीं पीते वो, ना वो शराब भी उनके लिए हराम है, कोई इंजेक्शन लगाना, केमिकल भी हराम है, सिनेमा भी हराम है, इसलिए मुसलमानों को टॉप पे रखा गया है। कम से कम तुम्हारे खान टॉप पे है यार, उसकी फिल्म तो देख लो। अब वो क्योंकि चला नहीं, इसीलिए हर घर तक मोबाइल लाना पड़ा उनको, कि हर जेब में दे दो, इनके बच्चों को किसी तरह सिनेमा दो, क्योंकि मेरा माइंड प्रोग्राम वहीं से होगा। तो मुसलमान ब्याज का पैसा भी हराम बोलते हैं। तो इनके इस प्रोपेगेंडा के आगे दो कौम, एक सिखी और एक मुस्लिम, ये सबसे बड़े हथियार हैं। और तीसरी कौम जो इनके आगे खड़ी थी वो जाट कौम खड़ी थी, क्योंकि जाट इन दोनों का मिश्रण है, वो सरदार भी है, वो मुल्ला भी है। जाट जो है ना, मतलब मूला जाट ही बोलते हैं, अगर आप जाओगे ना तो मूला जाट भी एक शब्द है पाकिस्तान में, तो जो जितने मुसलमान है वो सारे जाट ही हैं बेसिकली, ठीक है, उसको मूला जाट बोल रहे हैं। तो जाट और सरदार भी है, ठीक है। तो जाट एक ऐसी कौम है जिसकी जो मान्यता है वो सरदारों जैसी और मुसलमानों दोनों जैसी है। जैसे मुसलमान और सरदार दोनों का जो धार्मिक गुरु है वो कौन है, एक किताब है, उनकी गुरु ग्रंथ साहिब है, और उनकी ये है। हिंदू जो है वो पगलाए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है उनका धार्मिक गुरु कौन, उनका कौन राम है, लक्ष्मण है, कैसा दिखता है, कृष्ण है कि कौन, हनुमान है कि शिव जी है। उन्होंने सिंबॉलिकली, उन्होंने सिंबल्स लिए, एनर्जी के सिंबल्स लिए, उन्होंने नॉलेज को लिया। उन्होंने कहा हमारा गुरु नॉलेज है, उन्होंने कहा यह हमारा गुरु आदमी है। जब किसी का गुरु आदमी हो और उसकी शक्ल हो जाए, वो भगवान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। शक्ल होने वाला भगवान नहीं हो सकता। तो हिंदू हो गया कंफ्यूज। अब उसको लगा कि मेरा असली दुश्मन कौन है। असली दुश्मन था वो पंडित जिसने कहा कि ये राम है, अरुण गोविल, जिसने उसका फोटो दिखाया कि ये राम है। असली दुश्मन था वो। लेकिन पंडित जी ने फिर प्रोपेगेंडा रचा कि सिनेमा के थ्रू कि दुश्मन का मुंह मोड़ दो, कि दुश्मन तुम्हारा मैं नहीं हूं, तुम्हारा मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन सरदार तुम्हारा दुश्मन है, या जाट भी देश का दुश्मन है। वो ऐसा करके वो प्रोपेगेंडा चलाएंगे। अब उस प्रोपेगेंडा में मुसलमान को अगर लपेटना है तो किसी तरह से मुसलमान की आवाज को दबाना पड़ेगा। मुसलमान की या किसी भी इंसान की आवाज को दबाना हो तो बस सड़क पे खड़ा होकर के 4 लोग, आप सड़क पे जा रहे हो और 4 लोग आपकी तरफ इशारा करके जोर से चिल्ला पड़े, चोर 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 चोर, मेरी चोरी करके आई है। आप एक जनी हो बोलने वाली और आपको चोर कहने वाले 4 लोग हो, तो आप सहम जाओगे, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे और आसपास के लोग आपको सच में चोर मान लेंगे। इट्स ए ह्यूमन साइकोलॉजी, इट्स ए गेम प्लान।